स्वागत है आपका दृष्टिकोण में। चक्षु की इस नई प्रस्तुति में मैं आदर्श झा अपने कुछ मित्र अथवा सहकर्मियों के साथ सभ्यतागत विषयों पर चर्चा करूंगा। आज के हमारे इस अंक में मेरे साथ हैं प्रतीक राजपूत। प्रतीक प्रज्ञाता के संपादक हैं और हाल ही में चक्षु पर खिलाफत आंदोलन को लेकर एक वीडियो किया था। स्वागत है प्रतीक आपका। धन्यवाद आदर्श। जय श्री राम। जय श्री राम। तो प्रतीक, खिलाफत आंदोलन को 100 वर्ष से अधिक हो चुका है, ना तो इस पर कोई बातचीत हो रही है और ना ही कोई राजनीतिक बयानबाजी, तो फिर इस पर वीडियो क्यों? तो आदर्श, जैसा आप भी जानते हैं और बाकी सब भी जानते हैं कि आने वाले 15 अगस्त को हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है और इसी आज़ादी के 75 वर्ष को मनाने के लिए भारत सरकार लगभग पिछले 1 वर्ष से आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित कर रही है। अब विशेष बात यह हुई कि इस आयोजन में भारत सरकार ने खिलाफत आंदोलन पर एक विशेष पॉडकास्ट के आयोजन करने की घोषणा की। तो इस आंदोलन को महिमा मंडित करते हुए एक के बाद एक पॉडकास्ट एक सीरीज़ के रूप में ये इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में वो लाई जा रही थी सरकार। तो अब वास्तव में ये आंदोलन जिस प्रकार से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ये वैसा है नहीं। ये कोई भारत की अखंडता या उसकी आज़ादी के लिए किया गया कोई आंदोलन नहीं था। वास्तव में ये भारत के मुसलमानों का एक पूर्णतः मजहबी आंदोलन था। और इसी बात से आहत होकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इस पर कुछ कटाक्ष या कोई एक वीडियो ऐसा कुछ करना चाहिए, तो उसके चलते मैंने ये वीडियो किया। अब अगर विस्मय की बात तो ये है कि अभी भी मतलब विरोध हुआ इसका और उसके बाद ये पॉडकास्ट हटाए गए, लेकिन ये काफ़ी अम्यूजिंग है कि अभी भी फेसबुक पेज पर, जो अमृत महोत्सव का फेसबुक पेज है, उस पर अभी भी एक स्नीक पीक के रूप में ये खिलाफत के पॉडकास्ट को अभी भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके पहले भी एक चीज़ हुई थी इसी आंदोलन से रिलेटेड। तो ये खिलाफत आंदोलन का जो सबसे विभत्स एक एपिसोड था मोपला नरसंहार, तो उसमें जो सम्मिलित लोग थे, उसको जो इंजीनियर करने वाले जो कट्टरवादी मुसलमान नेता थे, उनको आज तक भी भारत सरकार डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स में जगह देती है और उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की तरह महिमा मंडित करती है और उनका सम्मान करती है। तो पहले भी 1 वर्ष पहले इसी प्रकार का कुछ विरोध हुआ था जिसके चलते उन्हें ये नाम हटाने पड़े थे, और अब फिर एक बार उन्होंने खिलाफत को फिर महिमा मंडित करने की कोशिश की और पुनः विरोध के बाद उन्होंने फिर इस पॉडकास्ट को हटाया। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो करने का सोचा था। तो खिलाफत आंदोलन को जिस तरह पढ़ा जाता है, जिस तरह समझा जाता है, वो खिलाफत और असहयोग आंदोलन को साथ में देखा जाता है। जी बिल्कुल। कि मोहनदास गांधी ने दोनों आंदोलनों को साथ मिलाकर एक हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी, और ये शायद गांधी के द्वारा लीड किया हुआ सबसे बड़ा आंदोलन था। उसके बाद ना तो सिविल डिसोबीडियंस और ना ही क्विट इंडिया मूवमेंट में इतने लोग जुड़े थे इसके साथ, और जो कि चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को रद्द कर दिया गया। तो इसमें ये इस तरह बताया जाता है, लेकिन इससे अलग क्या है? मतलब जो सच्चाई जो आप बताना चाहते हैं वो है क्या? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो नाम इस आंदोलन को वर्णित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यही सबसे बड़ा प्रपंच है। मतलब ये भारतीय सेक्युलर कह लो, राष्ट्रवादी कह लो, इन नेताओं द्वारा रचा गया एक बहुत बड़ा प्रपंच है। वास्तव में खिलाफत नहीं, ये खलीफत है। अब खलीफत क्या है, इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि खलीफा क्या होता है और खलीफत क्या है। ये जो आंदोलन था ये वास्तव में खलीफत आंदोलन था, जिसे भारत में रहने वाले मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा की खलीफत को बचाने के लिए किया था। तो ये एक किस्म का जिहाद था वास्तव में। तो अब इस बिंदु को समझने के लिए कि खलीफत क्या है और खिलाफत क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कैलिफ का महत्व क्या है। तो इस्लाम में जो कैलिफ है उसे सबसे बड़े राजनीतिक और धार्मिक लीडर के रूप में देखा जाता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के उत्तराधिकारी जो हैं अब उनके बाद से, तो वो कैलिफ होते हैं इस्लाम में। तो ये कैलिफ जो हैं पूरे दुनिया के मुसलमानों के एक छत्र जो है लीडर होते हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर कुछ हद तक। तो उसी के चलते उसको बचाने के लिए, उसी के खलीफा के राज को बचाने के लिए ये खलीफत आंदोलन किया गया था। तो खलीफा का राज यानी कि पूरे विश्व के भर के मुसलमानों पर जो खलीफा का राज है उसी को खलीफत कहते हैं। तो ये खिलाफत जो नाम है ये तो वास्तव में एक आवरण है जिसे प्रयोग किया गया है हमें छलने के लिए, कि हिंदू ये ना समझें कि ये एक मजहबी आंदोलन है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो इस्लाम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्ट हैं, शिया सुन्नी, तो जो कैलिफ है वो सुन्नियों का हेड है। जी आदर्श, ये मैं मिस कर गया। तो ये कैलिफ जो है वो सुन्नी इस्लाम में जो एक नॉमिनल हेड है वही पदवी है। वो उस समय कहाँ पे था, मतलब तुर्की में सुन्नी? तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय खलीफत जो है तुर्की में स्थित थी। तुर्की में उस समय ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, जो
बहुत ही अपने पीक पर, मतलब 15वीं-16वीं शताब्दी में अपने पीक पर बहुत फैला हुआ था। अगर हम बात करें तो ये उस समय साउथ ईस्टर्न यूरोप के लगभग सभी क्षेत्र, यहाँ तक ये आपका वियना तक आता था। फिर उसके अलावा बाल्कन वाला क्षेत्र पूरा ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, जिसमें हंगरी हो गया, या फिर उसके अलावा फिर ग्रीस, यूक्रेन के बहुत सारे हिस्से, फिर अरब देशों के कई हिस्से और नॉर्थ अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट जैसे लीबिया हुआ या ये सब, ये ऑटोमन एम्पायर जब अपने चरम पर था तो उसी के अभिन्न अंग थे। तो ऑटोमन एम्पायर के साथ हुआ क्या जब ये ऑटोमन एम्पायर इतना समृद्ध और सशक्त राष्ट्र था, या फिर कहें तो एम्पायर था ना, ये तो साम्राज्य था एक, तो इसका पतन कैसे हुआ, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या थी? अच्छा, हुआ ये कि एक तो इस ओर यूरोप का उदय होता जा रहा है, एक के बाद यूरोप बेसिकली ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन एक बड़ी पावर बन रहा है। वहीं दूसरी ओर विश्व युद्ध के डायनामिक्स शुरू हो गए हैं, लेकिन उससे भी कहीं पहले तुर्की के अपने समाज के भीतर से ही एक बदलाव की आवाज़ आ रही है लगातार। तो 1890s लगभग एंड में, उस समय 19वीं शताब्दी के अंत में, एक यंग टर्क्स मूवमेंट करके तुर्की में शुरू हो रहा है। और इस यंग टर्क्स मूवमेंट के जो नेता हैं उनका कहना है कि वी वांट रिफॉर्म। तो वो जो है एक रिलीजियस आइडेंटिटी से अपने देश को एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, और उनका कहना है कि हमें मॉडर्नाइज होना होगा, हमें वेस्टर्नाइज होना होगा, तब जाकर हम जो है आगे बढ़ पाएंगे और विश्व भर से कम्पीट कर पाएंगे। तो उस समय वहाँ पे जो खलीफा है या उस समय जो ऑटोमन सुल्तान है, उसके विरुद्ध में, उसके अथॉरिटेरियन रिजीम के विरुद्ध में ये यंग टर्क्स मूवमेंट लगातार खड़ा हो रहा है, और ये एक के बाद एक कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उसको कमज़ोर किया जाए। अब्दुल हामिद द्वितीय शायद उस समय पर, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, तो वो उस समय वहाँ के ऑटोमन एम्पायर थे या कैलिफ थे कह लीजिए। तो वो लगातार जो है इस तरह की अथॉरिटेरियन का रजीम था, तो उसके विरुद्ध में ये इस्तांबुल के मेडिकल, जो ये इंपीरियल मेडिकल कॉलेज था, या वहाँ से उनके विरुद्ध एक कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है, और उस कॉन्स्पिरेसी से वे इसको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो ये यंग टर्क्स जो हैं ये बनाते हैं अपना एक यूनियन, तो उसका नाम रखते हैं कमिटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस, CUP। तो इसमें मतलब इसके प्रमुख नाम, ये एक डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था टर्की में 19th सेंचुरी के अंत में। हाँ, तो वास्तव में कोशिश कर रहे थे एक सेक्युलर समाज की ओर बढ़ने की। ये अपनी यंग टर्क्स सेक्युलर, शायद वो सेक्युलरिज्म तो बाद में आया ना? नहीं, वैसे कहने के लिए सेक्युलरिज्म थोड़ा बाद में, बट वेस्टर्नाइजेशन की ओर ये पूरी तरह से बढ़ रहे थे, और ये चाहते थे कि मजहब को राजनीति से थोड़ा अलग करके देखा जाए, और नेशनलिस्ट मूवमेंट ये सॉर्ट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट था अपनी एक आइडेंटिटी को पुट ऑन करने के लिए। अब वो एक अलग बात है कि इसमें कई ऐसे वर्ग थे तो जो चाहते थे कि यूरोप से हमें मदद मिले, कुछ चाहते थे कि हम उनसे अपना ना रखें एक्सचेंज और हम स्वयं में ही आगे बढ़ते चलें, लेकिन वास्तव में वेस्टर्नाइजेशन की ओर बढ़ना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था, मॉडर्नाइज होना। तो उस प्रकार से चाहते थे कि हम आगे बढ़ें। तो ये बनाते हैं एक कमिटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस। उसमें बड़े बड़े मतलब नेता हुए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे अहमद रिज़ा हुए या मेजर अहमद नियाजी हुए। तो ये लोगों ने लगातार कोशिश की तुर्की को मॉडर्नाइज करने की। उसमें सबसे पहले आता है मॉडर्नाइजेशन में ये कोशिश कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने की। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया तुर्की में, ऐसा पहली बार हो रहा था। तो ये यंग टर्क्स के चलते ही हो रहा था। उसके बाद फिर ये चाहते थे कि कानून व्यवस्था से धर्म का बिल्कुल हस्तक्षेप हटा दिया जाए और उसे बड़ा ही लिमिटेड रखा जाए, ताकि दोनों को अलग अलग करके हम देखें। फिर ये महिला शिक्षा की भी बात करते हैं। वो वास्तव में काफ़ी बड़ा कदम आप कह सकते हो कि यंग टर्क्स में जो लीडर थे वो महिला शिक्षा पर भी बात करते हैं। तो पूरी तरह से तुर्की को एक निरंतर ये कोशिश कर रहे थे कि हम एक मॉडर्नाइज सोसाइटी में बदलें या फिर यूरोप के जितना करीब हो सके उतना करीब पहुँचें। तो इस तरह से ये यंग टर्क्स जो है समाज में एक नई राष्ट्रीय चेतना काइंड ऑफ उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो 1913-14 के करीब एक यहाँ पे बड़े लीडर हैं इनके तुर्की के, वो मिलिट्री कमांडर थे, कमाल पाशा अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क के नाम से भी जो जाने जाते हैं। तो ये उस समय लगातार इस मूवमेंट के चलते उभर रहे थे। और ये बाद के जो यंग टर्क्स वैसे शुरू और ये मेजर अहमद नियाजी इन सब से हुआ, लेकिन बाद में इसकी जो लीडरशिप है वो पूरी तरह से ये आपके मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने एक्वायर की। और ये वास्तव में एक ट्रूली सेक्युलर, जैसे कह सकते हैं आप उन टर्म्स में, उस प्रकार के नेता थे जो पूरी तरह से यूरोपियनाइजेशन चाहते थे टर्की का। ये वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ जब? हाँ, तो अब वर्ल्ड वॉर के डायनेमिक्स लगातार दूसरी साइड अनफोल्ड हो रहे हैं। तो हुआ ये कि अब ये बदलाव तुर्की के समाज के अंदर लगातार हो रहा है, लेकिन एक यहाँ पे ये हुआ कि ऑटोमन एम्पायर ने डिसाइड किया कि हम वर्ल्ड वॉर में उतरेंगे। तो ये जर्मनी के साथ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बाकी बुल्गारिया
और ऑटोमन एम्पायर, ये हुए एक साइड पे सेंट्रल पावर्स बन के, और दूसरी साइड अलाइड पावर्स थे, सर्बिया, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और बाकी अमेरिका। तो ये जब विश्व युद्ध हुआ, अब इस विश्व युद्ध में तुर्की की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई। तो ऑटोमन एम्पायर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गया, और एलाइज की जीत हुई वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। और उसके ख़त्म होते ही ब्रिटेन ने, यानी कि एलाइज ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने तुर्की को आपस में बांटना शुरू कर दिया। जो उसकी टेरिटरीज थी जो उसके अंडर में, इन्होंने कब्जाया और उसे बांटना शुरू कर दिया। अब जैसे कहते हैं रेड लाइन एग्रीमेंट हुआ था, मतलब बेसिकली अगर आप उस मैप के उस हिस्से को देखें भी जहाँ पे ये ऑटोमन एम्पायर बाद में बटा है, तो आपको ऐसे सीधे सीधे लाइन दिखेंगे बहुत सारे। तो लिटरली वो रेड लाइन ऐसे मैप पे खींच के इन्होंने वो इतने बड़े ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े करके उसको आपस में बांटना शुरू कर दिया। मतलब ब्रिटेन ने अरब देशों में सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट किया, उनको खड़ा किया। फिर बाकी इधर जॉर्डन अपना एक अलग कंट्री बना, सीरिया एक अलग कंट्री बना इंडिपेंडेंट, लेबनान हो गया, पैलेस्टीन हो गया, इराक हो गया, ये सब जो है आपस में ये ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट थे सभी। और अब ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उभरे, और ये सभी भी उसी प्रकार से अपनी नेशनल आइडेंटिटी को असर्ट करने लगे। तो ये कुछ इस प्रकार से इसके डायनामिक्स जो है बदले, और अंत में कुल मिला के आप कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ऑटोमन एम्पायर का जो है सूर्य लगभग अस्त हो गया था। तो इसका जो ऑटोमन एम्पायर का पतन था, उससे जो वहाँ के समाज में परिवर्तन आया, उसको क्या वहाँ के लोगों ने स्वीकार किया? ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाज, अब आप देखिए कि वहाँ का समाज तो निरंतर उस लीडर में, अतातुर्क में अपना नेता और अपना सब कुछ मान रहा है, वो उसको बैक कर रहे हैं पूरी तरह से, और लगातार वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ ही, और वो सेक्युलराइजेशन को या फिर मॉडर्नाइजेशन को पूरी तरह से अपना बैकअप दे रहे हैं। क्योंकि वो जब बनता है प्रेसिडेंट बाद में, लेकिन खिलाफत तो थोड़ा लेट जाके एस्टेब्लिश होता है, वो अबॉलिश होता है, माफ़ कीजिएगा, अबॉलिश होता है काफ़ी लेट जाकर, लेकिन उसको जो बैकिंग मिल रही है ग्राउंड से, या फिर वो एक के बाद एक सॉर्ट ऑफ प्ले वोटिंग टाइप करा रहा है कि दोज हु आर इन फेवर ऑफ रेफरेंडम टाइप हो रहा है कि कैसे हम तुर्की को मॉडर्नाइज करें, और लोग बढ़ चढ़ के जो है अतातुर्क के पीछे या उसके साथ जो है लग रहे हैं। तो जहाँ टर्की में एक और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का समर्थन हो रहा है, कैलिफेट के एबॉलिशन का भी समर्थन हो रहा है, वहाँ के लोग यूरोपियनाइजेशन को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर भारत में इसका रिएक्शन उल्टा क्यों था? या फिर भारतीय मुसलमानों में इसका रिएक्शन जो है वो टर्की के मुस्लिम्स के एकदम विपरीत क्यों आया? तो आदर्श, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा यह समझना होगा कि भारत में या दुनिया भर में इस्लाम का एक्सपेंशन किस प्रकार से हुआ। तो अगर हम देखें तो इस्लाम का एक्सपेंशन जहाँ हुआ वो हुआ है विद द माइट ऑफ देयर स्वॉर्ड, ठीक है। तो वो जहाँ गए दुनिया में, उन्होंने मतलब अदराइजेशन किया लोगों को, उनको डीमोनाइज किया, उनको मारा काटा, और उसके बेस पे उन्होंने अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश की। और अल्टीमेटली वो अथॉरिटी थी पॉलिटिकल अथॉरिटी, और उस पॉलिटिकल अथॉरिटी के चलते ही दुनिया भर में इस्लाम जो है स्थापित हुआ या एक्सपैंड हुआ। तो भारत में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति थी। अब हुआ ये कि भारत में मुग़लों के साथ वो इस्लाम की अथॉरिटी एस्टैब्लिश होती है, और मुग़लों के जाने के साथ ही, या जैसे ही औरंगज़ेब का टाइम पीरियड जाता है और ब्रिटिश सॉर्ट ऑफ आके यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में लेने लगते हैं अपने, वहाँ से इनकी पावर जो है सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर कम होने लगती है, वीन होने लगती है, और ये थोड़ा इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। अब वहीं दूसरी ओर ऑटोमन एम्पायर भी कमज़ोर होता जा रहा है वर्ल्ड वॉर के चलते। उसके बाद जैसे ही वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर्स जीतते हैं और ये सेंट्रल पावर्स हारते हैं, तो ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह से टूट जाता है और बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगता है। और उस समय जैसा हमने पहले बताया कि खलीफत जो थी वो तुर्की में स्थित थी उस समय। तो अब खलीफत जब इस्लाम की पॉलिटिकल अथॉरिटी अल्टीमेट है, तो भारत का मुसलमान किस ओर देखेगा? खलीफा की ओर, जो कि कहाँ है? तुर्की में। तो अब उस तुर्की की खलीफत को बचाने के लिए वो यहाँ पर खलीफत को बचाने के लिए यहाँ से वो एक आंदोलन शुरू करते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल अथॉरिटी जो कमज़ोर हो रही है, उसी की इनसिक्योरिटी के चलते लगातार ये परेशान है। और मतलब उन्होंने अब एक यहाँ पे मैं सॉर्ट ऑफ एक क्लैरिटी देना चाहूँगा कि खलीफत आंदोलन को हम सीधे मोपला से जोड़ के और 1920 के लगभग से या 1919 से उस समय से देखते हैं, पर वास्तव में खलीफत के लिए कार्य करना मुसलमानों ने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। अगर हम जाएं 1911-12 में त्रिपोली में युद्ध हो रहा है, मतलब त्रिपोली जो लीबिया की आज कैपिटल है, वहाँ युद्ध हो रहा है। तो उस समय ऑटोमन बनाम इटली ये युद्ध था, और वहाँ पर जब इटली से ये लड़ते हैं इस्लाम के लड़ाके, और वो जब घायल होते हैं, उन घायलों की सेवा के लिए या उन घायलों की मदद के लिए
भारत के जो एक मुसलमान है, बड़े पढ़े लिखे मुसलमान माने जाते हैं, एम ए अंसारी, उन्होंने उस समय पे रेड क्रिसेंट मिशन शुरू किया। आप देख रहे हैं उनकी रेड क्रॉस की तरह, बिल्कुल रेड क्रॉस से आता है रेड क्रिसेंट। तो वो देख रहे हैं कि कैसे आप दूसरे देश में जा सकते हो और किस तरह से अपना एक्सपेंशन करते हो। अब जैसे क्रिश्चियंस को जहाँ भी बढ़ना होता है वो अपना रेड क्रॉस लेके घुस जाते हैं, तो ये भी समझ रहे हैं कि कैसे खलीफत के लिए जो इतनी दूर है वहाँ पर स्थित है और उसके लिए वो पहुँच जा रहे हैं रेड क्रिसेंट मिशन लेके, उन तुर्की लड़ाकों की मदद करने के लिए मेडिकल सुविधा उनको सारी पहुँचा रहे हैं। तो ये हो गया। फिर या फिर आप कहिए लखनऊ में एक फिरंगी महल मदरसा है, वहाँ के मौलाना है अब्दुल बारी, ये बड़ा ही मशहूर नाम है मौलानाओं में भारत के, मौलाना अब्दुल बारी। इन्होंने बाद में कई बार जो है हिजारत का कॉल भी दिया था उसके लिए फतवा। आज मैं आता हूँ उस पर। हिजारत होता है कि जब मुसलमान जो है एक दारुल इस्लाम की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर इस्लाम का राज है उस क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, तो उसे सॉर्ट ऑफ हिजारत कहा जाता है। हाँ हाँ, तो वापस आते हैं। तो ये मौलाना अब्दुल बारी जो है ये लखनऊ के फिरंगी महल मदरसे के मौलाना थे। तो ये पत्र लिख रहे हैं उस समय तुर्की को कि भैया आप जो है ब्रिटेन से ना लड़ें, क्योंकि यहाँ पर हमें भारत में जो रियायत मिल रही है ब्रिटेन के चलते, वो भारतीय मुसलमान, वो डिवाइड एंड रूल वाला जो पार्ट आता है, वो यहाँ पर जो रियायत मिल रही थी मुसलमानों को लगातार, आप AMU वाले सेक्शन को कह लीजिए, जिन्होंने ब्रिटिशर्स से जुड़ के या वो एक, हाँ, मतलब AMU का एक प्रो ब्रिटिश स्टैंस रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रो ब्रिटिश स्टांस या फिर जो भी कह लीजिए, उसके चलते वो कहते हैं कि भाई देखो ब्रिटेन से मत लड़ो, क्योंकि अगर तुम इनसे लड़ोगे तो हमारे लिए बड़ा धर्म युद्ध या धर्म संकट टाइप हो जाएगा कि हमारी एक तो रियायतें रुक जाएंगी, फिर हमें अपने मजहब के लिए इनके ब्रिटेन वालों के विरुद्ध जो है लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भारत में हमें एंटी ब्रिटिश जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें सम्मिलित हमें भी होना पड़ेगा, तो ये आप अवॉइड करो। तो मतलब उससे पहले जो भारतीय मुसलमान था वो ब्रिटेन के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा था, मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। ये कंक्लूड करना इतना आसान नहीं है। ये भारतीय मुसलमानों की जो टिल्ट होगा किस तरफ होगा, ये इसी बात से डिसाइड होगा कि इस्लाम का फ़ायदा किस चीज़ से होता है। फॉर एग्जांपल बहुत पहले जाएं अगर, तो 1850s के शुरू में लगभग, उस समय क्रीमिया वॉर हो रहा है। क्रीमिया वॉर में ब्रिटेन और ऑटोमन साथ में, तो भारत के सभी मुसलमानों की लॉयल्टी जो है ब्रिटेन की तरफ थी उस समय। और आज यही ब्रिटेन जो है जैसे ही खिलाफत का इशू आता है या खिलाफत कमज़ोर पड़ती है तो उनके विरोध में आ जाते हैं। और एक और बात, अब जैसे ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान AMU में भी बड़ी एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो अब आप देखिए ये जो है खलीफत के उसमें अपॉर्चुनिज्म जो है ये वो ढूंढ रहे हैं। और यहाँ ये देखते हैं, अगर आपको पता हो कि AMU में एक सिल्क लेटर्स कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है। और ये कॉन्स्पिरेसी क्या थी मैं बताऊँ कि जर्मनी की सहायता से, जो ब्रिटेन के खिलाफ थी ऑफकोर्स, तो तुर्की और जर्मनी मतलब उससे सहायता ले तुर्की, और यहाँ आए और ये अफ़गानिस्तान के जो अमीर है उसके साथ मिलके ये भारत में ये पश्तून वाले रीजन से इन्वेड करें। इस तरह के लेटर्स AMU से लिखे जा रहे हैं कि भारत में आप इन्वेड करो और यहाँ पे दारुल इस्लाम एक बार पुनः स्थापित करो। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, जी, ये वर्ल्ड वॉर 1 के समय हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन और ऑटोमन्स दो अलग अलग साइड्स में है। हाँ बिल्कुल। तो ब्रिटेन और ऑटोमन दो अलग अलग साइड्स में है, और यहाँ पे जो कौन लेटर लिख रहा है, ये सिल्क लेटर्स कॉन्स्पिरेसी AMU के लोग लिख रहे हैं, या फिर मौलाना अब्दुल बारी जो लखनऊ की मस्जिद का मौलाना है, अफगानिस्तान के अमीर को हाँ लेटर लिख रहे हैं कि भाई इन्वेड करो, इंडिया में इन्वेड करो, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश टेरिटरी है। हाँ, ब्रिटेन का भी विरोध, ऊपर से उसमें दारुल इस्लाम स्थापित करने का एक बड़ा ही सुंदर अवसर, तो उसके लिए वो लिख रहे हैं उनको। तो फिर ये आंदोलन, मतलब जब ये लेटर सब हो गया, लेकिन ये आंदोलन कब शुरू हुआ? ये खिलाफत आंदोलन का, देखिए ये छोटे छोटे सब सेक्शंस में या छोटे छोटे इंस्टांसेस लगातार हो रहे हैं। 1911 में त्रिपोली का युद्ध है, तब से वो खलीफत के लिए अगर मदद भेज रहे हैं तो तब से हो रहा है। क्योंकि अगर ये मदद सिर्फ आप ऐसे भी देख सकते हैं, चलो दुनिया भर में हिंदू हैं, अगर वो कहीं परेशान है तो मैं अपनी ओर से मदद, कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसी समय बंगाल में भी फमीन वाली स्थिति है, लेकिन वहाँ तो ये रेड क्रिसेंट मिशन कोई मदद पहुँचाने नहीं जा रहा है। तो वास्तव में सिर्फ और सिर्फ खलीफत के लिए, मतलब इनकी प्रायोरिटी रिलीजन है और उन्होंने रिलीजियस कॉज के लिए अपना क्या बोलते हैं वॉलंटियर कर रहे हैं। अब यहीं दूसरी तरफ उससे अगर इन प्रयासों से इतर देखा जाए तो ये अली ब्रदर्स जो हैं, बड़े ही मशहूर अली ब्रदर, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, तो ये जो है लगातार, और इनके साथ हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये जो है 3-4 लोग, मौलाना हसरत मोहानी हुए या और 2-4 मौलाना, ये सब मिलके सेंट्रल खिलाफत कमेटी बनाते हैं और ये जो है लगातार सहायता एकत्र कर रहे हैं चुपचाप से,
और ये सहायता एकत्र करते करते, और ये आप कह सकते हैं ये मूवमेंट पीक पर पहुंच रहा है अपने 1919 में या 20 में, जहाँ से बहुत ही आइडेंटिफेबल हो जाता है। वो होता है गांधी के चलते। पर जिससे पहले हम गांधी पर आए, उससे पहले मैं फिर एक बार तुर्की जाना चाहूँगा। तुर्की में देखते हैं कि अब यहाँ के मुसलमान जो है लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं कि भाई कैसे ही खलीफत को हम बचा लें। वहीं दूसरी तरफ तुर्की में क्या चल रहा है कि अतातुर्क जो है खलीफत को अबॉलिश करने की ओर बढ़ रहा है। होता क्या है ऐसे में कि उस समय अब ब्रिटिशर्स ने एक तरफ इधर मुसलमानों से वादा किया हुआ है कि भाई हम जो है तुम्हारा कैलिफेट को एबॉलिश नहीं करेंगे। तो ये जो है उस पर अब ऑटोमन एम्पायर बड़ा ही कमज़ोर है, तो ब्रिटिशर्स जो है अपना आदमी बैठाते हैं खलीफा की गद्दी पे, जिसका नाम है अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद सॉर्ट ऑफ एक फिगर हेड है अंग्रेज़ों के लिए, वो उनकी कठपुतली है, वो उनके लिए काम कर रहा है। अब इस खलीफत को भी बचाने के लिए जो अंग्रेज़ों का बिठाया हुआ आदमी है, भारत के मुसलमान जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसकी खलीफत बनी रहनी चाहिए। वहीं अतातुर्क जो है वो प्रखर विरोध कर रहा है कि भाई इसको हटाया जाए तुरंत की तुरंत यहाँ से। अब भारत में पढ़े लिखे मुसलमान, मतलब हमेशा से अलग करने की जो ललक है उनमें, भारत के कुछ पढ़े लिखे मुसलमान जिनमें आगा खान है, आगा खान फाउंडेशन, या एक जो है आमिर अली हुए, तो ये दो लोग जो है यहाँ से पत्र लिखते हैं अतातुर्क को कि भाई तुम जो है इसकी अब्दुल मजीद की खिलाफत को बचा लो। वो इग्नोर कर देता है इनको, तो ये रह नहीं पाते कि भाई ऐसे कैसे इग्नोर कर दिया। ये यहाँ से जाते हैं, वापस पहुँचते हैं उसके पास उसके दरबार में, या जो भी कह लीजिए आप, उसके यहाँ पहुँचते हैं तुर्की में। वहाँ जाते हैं तो वो इन्हें इतना ह्यूमिलिएट करता है, और ह्यूमिलिएट इसलिए करता है तो वो इसको, ये जो है आपका आगा खान, उसको तो कहता है कि तुम एक शिया हो, और ये दूसरे को कहता है कि ये आमिर अली को कि तुम एक खोजा मुसलमान हो, तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने, तुम एक सुन्नी हेड ऑफ स्टेट को या सुन्नी नेता को तुम सिखाओगे, अब हम तुमसे सीखेंगे कि हमें क्या करना है। ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है इनके साथ कर रहा है, मतलब बुरी तरह से इनको बेइज्जत करके। ये भारत के मुसलमान जो इतने आतुर हैं कि कैसी खलीफत को बचा लिया जाए, तुर्की की खलीफत को, वहीं तुर्की का जो नेशनल लीडर है वो इनको वहाँ से बेइज्जत करके भेज रहा है। अतातुर्क का क्या रिलीजन को लेके क्या स्टांस था? मतलब अगर वो अपने आप को रिलीजियस हेड क्यों नहीं मानना चाहता था, अगर उसको ऑफर किया जा रहा है? उसका, अतातुर्क का कहना था कि अगर हम रिलीजन और ये मिक्स करते हैं तो सॉर्ट ऑफ हम कमज़ोर पड़ते हैं। तो अतातुर्क का एक स्टेटमेंट है, मैं कोट करता हूँ, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ डिफीटेड पीपल, सिंस द डे इट हैज सेट फुट ऑन आवर सॉइल द कंडीशन ऑफ टर्की हैज स्टेडीली डिटीरियरेटेड। सो वी कैन से, मतलब अतातुर्क इज अ टर्किश नेशनलिस्ट। बिल्कुल, वो टर्किश नेशनलिस्ट है, लाइकिंग, मतलब जिसको इस्लाम पसंद नहीं है। अब ये कह लीजिए इस्लाम पसंद नहीं है, या फिर अल्टीमेटली वो यही मान रहा है कि इस्लाम इज़ नॉट द आंसर। तो वो कुछ इस प्रकार की। अब एक ये तो हुआ आगा खान का और आपका आमिर अली का। वहीं अब ये अली ब्रदर्स भी कहाँ शांत बैठने वाले थे, ये भी भाई अलग अलग, हाँ, अली ब्रदर्स जो हैं, ये शौकत अली, मोहम्मद अली, ये भी शांत नहीं बैठने वाले थे। अब इन्होंने कहा भाई ये अतातुर्क तो जो है सुन नहीं रहा है, तो इन्होंने क्या काम किया, ये किंग अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद जो सऊदी अरेबिया में उस समय राजा था, तो वहाँ उसको, ये सुल्तान था, उसको ही लिखते हैं कि भाई देखो अतातुर्क तो सुन नहीं रहा है, अब आप सुल्तान बन जाओ। तो वो उनसे सुल्तान बनने के लिए कहता है। तो ये जाते हैं वहाँ पे, जाके ये प्रस्तुत कर रहे होते हैं कि भाई ये हमारा ऐसे ऐसे है, आप मान लो ये चीज़ और आप जो है अपने आप को कैलिफ घोषित कर लो। तो वहाँ का राजा, सऊदी अरेबिया का मुसलमान राजा, वो कहता है इनसे कि भाई तुम दोनों मतलब क्या पागल हो गया, तुम मुझे अंग्रेज़ों की ट्रैप में मुझे डालने के लिए यहाँ पे आए हो। वो क्या करता है, इन दोनों भाइयों को इनकी दाढ़ी से पकड़ता है और इनके सर आपस में दे मारता है। हाँ, तो ये कुछ इस प्रकार का इनका ह्यूमिलिएशन हो रहा है लगातार भारतीय मुसलमानों का। पर ये कहाँ मेंशन है, ये मुझे नहीं पता। ये मेंशन है एचवी से सादरी अपनी बुक में लिखते हैं, और उसमें इसका एक रेफरेंस भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, हाँ। उसके आगे फिर अगर हम बढ़े तो फिर अब देखिए वही मौलाना अब्दुल बारी है जो लखनऊ की फिरंगी महल मस्जिद का वहाँ का मौलाना था, मदरसे का। तो ये उस समय क्या होता है, अब ये भारत को कहते हैं कि भाई यहाँ तो हालत ख़राब है और ये दारुल इस्लाम है नहीं, तो भारत के मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ से चल देना चाहिए। तो वो हिजारत वाला जो फतवा जारी करता है, तो जब ये हिजारत का फतवा जारी करता है तो मौलाना अब्दुल बरी इज़ अ बिग नेम इन इस्लाम उस समय पे। तो वहाँ से लगभग 20,000 मुसलमान चल देते हैं अफगान बॉर्डर की तरफ। अच्छा। कि भाई हम तो अफगानिस्तान जाएंगे। कहाँ से? मतलब भारत के सभी क्षेत्रों से जो है उसके फतवा जारी करने के बाद
सभी ये मतलब ये ऑब्लिगेशन है ना सॉर्ट ऑफ हाँ, एक तो फतवा अफगानिस्तान की ओर अफगानिस्तान की ओर चल देते हैं कि भाई वहाँ पे इस्लाम का राज है, वो दारुल इस्लाम है, तो हम वहाँ चलते हैं। अभी यहाँ से जाते हैं, बॉर्डर पे पहुँचते हैं और इनको बॉर्डर से उल्टे पैर भगाया जाता है, इनको खदेड़ा जाता है। ये कौन करता और है? ये करता है अफगानिस्तान के अमीर और उसकी फोर्सेस। अच्छा, तो जहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट हाँ, है, हाँ, वहाँ भारत के मुसलमान जा रहे हैं और वहाँ जो इस्लामिक स्टेट है उनको वापस भगा रहा है बिल्कुल कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत यहाँ नहीं आने है। की जरूरत नहीं है, हमारी परेशानियां मत बढ़ाओ। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो भी अंग्रेजों से लगातार अपने बॉर्डर्स पे एक्सपैंड करने के लिए लड़ रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा, और वो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाह रहे वो हैं। अपने जो ब्रिटिश के साथ उनका जो रिलेशन है वो खराब ना हो, इसीलिए उन्होंने हाँ, वो लगातार ऐसे रहता था, सॉफ्ट कोड रिलेशनशिप इनका उस टाइप का। तो वही उसके डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए इनको जो है कह रहे हैं कि भाई निकलो यहाँ से, हमारी परेशानियाँ मत वो करो, तुम बढ़ाओ। अब होता यह है कि अब जैसे इनके सारे एक के बाद एक टैक्टिक्स फेल होते जा रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, अब इन्हें याद आती है हिंदुओं की। अच्छा, अब ये हिंदुओं को याद करते हैं, पहली बार इन्हें हिंदू भाई अपने याद आते हैं। तो मौलाना अब्दुल बारी, वही मौलाना जो हिजारत की कॉल दे रहा है या पहले कह रहा है कि जिहाद करो या ये सब चीज़ें, वही अब्दुल बारी कहता है कि देखो हमें गाय काटनी बंद कर देनी चाहिए। मतलब हम तो एक ही मिट्टी की संतान हैं, हिंदू और मुसलमान के लिए कहता है मौलाना अब्दुल बारी। वही मौलाना जो पहले हिजारत की कॉल दे रहा है या पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरपंथी बातें कर रहा है, वही मौलाना अब्दुल बारी अब कहता है कि भाई हमें गाय काटनी बंद कर देनी चाहिए। हम जो है एक ही मिट्टी की संतान है, हमें आपस में लड़के कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें साथ में जो है अपने गोल्स को आगे लेके बढ़ना चाहिए। तो इस तरह की बातें मौलाना अब्दुल बारी कह रहा है। अब अली बंधु, उसके अलावा बाकी और जो कांग्रेस के पढ़े लिखे मुसलमान नेता हैं, या इधर उधर से भी बाकी जो नेता हैं, मुस्लिम लीग भी एक उदय पर है, तो उसमें से भी कई लोग जो है खलीफत के लिए लगातार सहायता जुटाने में लगे हैं, और इसके लिए वो कांग्रेस और गांधी का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मौलाना हसरत मोहानी है, जो बहुत ही बड़े नेशनलिस्ट मुसलमान माने जाते थे उस समय के, लेकिन ये सब हो रहा है, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं से हेल्प ली जाए, लेकिन जब भी उनको अवसर मिल रहा है वो अपना जिहादी जहर उगलने से नहीं रुक रहे हैं। जैसे ही अवसर मिलता है, अब उदाहरण के लिए हसरत मोहानी, ये बहुत बड़े नेशनलिस्ट मुस्लिम कंसिडर किए जाते हैं, ये कहते हैं कि अभी जो है हिंदुओं ने इनके साथ जो है मिली भगत कर रखी है ब्रिटिशर्स के साथ। तो जो मोपला हो रहा है, उस कुछ समय बाद की बात है ये, तो जो मोपला हुआ है उसमें जो मुसलमानों ने हिंदुओं को कुरान से और तलवार से उनसे मुकाबला किया है, तो ये बहुत ही ठीक है। तो उसके बाद भी ऐसी बातें हो रही हैं और लगातार गांधी से इन लोग को सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, तो ये तो हम समझ सकते हैं कि मौलाना बारी ने बोला है कि गाय नहीं काटनी चाहिए, एक तरह से एक टैक्टिकल अलायंस कर लिया उन्होंने हिंदुओं के साथ। लेकिन इसमें गांधी का जो एक दोनों को साथ में लाना और दोनों आंदोलनों को साथ मिला देना, इसमें गांधी का क्या उद्देश्य है, या फिर गांधी की क्या महत्वाकांक्षा है? अच्छा, ये समझना थोड़ा ट्रिकी भी है, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें एनालाइज करो उसके बाद भी मतलब इट डिफाइज कॉमन सेंस। गांधी का या कांग्रेस का इस आंदोलन में सम्मिलित होना, जुड़ जाना और सारे हिंदुओं को एक कॉल देना कि भाई मिलो और खिलाफत के लिए लड़ो, जो पूर्णतः एक मजहबी कॉज है, ये मतलब समझ के बिल्कुल परे हो जाता है। तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आई जो भी पढ़ने के बाद, वो यही है कि इन्होंने इसमें एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म देखा। गांधी ने वो बहुत सारी चीज़ों से ड्रिवन था, उनका पर्सनल कैरेक्टर या फिर उनका एक एक्सपीरियंस, जैसे साउथ अफ्रीका में जब इन्होंने दबे कुचलों के लिए जो भी काम किया है, उसमें काफ़ी भारतीय मुसलमान भी वहाँ पर थे। तो इनको लगता था कि मुसलमानों को समझा सकते हैं या उनको अपीज़ कर सकते हैं, वो इनके साथ आ जाएंगे। अब गांधी जब ये बात आती है कि हम करते हैं, ये क्या नाम है, साथ में लाते हैं मूवमेंट को, तो उस मूवमेंट को साथ में लाने के लिए, खिलाफत को साथ में लाने के लिए गांधी ये अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कुछ समय के बाद शुरू करते हैं। लेकिन जब ये 1920 में नॉन कोऑपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भी गांधी निरंतर खिलाफत के पक्ष में एक के बाद एक लेख लिख रहे हैं। आप उनके कलेक्टेड वर्क्स पढ़ो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ खिलाफत 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 ही मिलेगा। और उसमें ये कैलिफ को कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, और ये जो बहादुर मुसलमान हैं ये लड़ रहे हैं अपने मज़हब के लिए, हमें साथ देना चाहिए। गांधी इस हद तक जाते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुओं को, मतलब हिंदूज मस्ट पैरिश विद द मुसलमान्स फॉर दिस कॉज। मुस्लिम रिलीजियस कॉज के लिए हिंदू बिल्कुल अपना बलिदान दे दे और एक बार ना सोचे उस चीज़ के लिए। और सिर्फ गांधी, प्राप्त क्या होगा उससे, गांधी ने कहा है कि क्या प्राप्त होगा उससे? गांधी उससे वही वो समझ रहे हैं कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता प्राप्त होगी। वो जो वर्षों में नहीं हुआ, जो सदियों में नहीं हुआ, वो गांधी को लगता है कि उनके आने से, उनके अपीज़ करने से, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके अपीज़ करने से मुसलमानों को, वो उनके साथ आ जाएंगे, वो हिंदुओं के साथ आ जाएंगे। अब चलिए गांधी को अगर हम यहाँ पे थोड़ा साइड रख के भी देखें, बाकी नेताओं का देखते हैं वो क्या सोच रहे थे।
1919 के दिसंबर का ये जो 1919 दिसंबर का सेशन है मुस्लिम लीग का, उसमें मोतीलाल नेहरू ये सब भी बोल रहे हैं। वो कहते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है 1919 में मोतीलाल नेहरू, वो कह रहे हैं इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन पार्ट ऑफ द नेशन टू स्टैंड अलूफ वाइल द अदर पार्ट इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस ग्रीवांस। समझ रहे हैं? सीरियस ग्रीवांस है कि खलीफत कमज़ोर पड़ रहा है, वो इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो रहा है, भारत के मुसलमान बड़े परेशान हैं और भारत के हिंदू उनका साथ कैसे ना दें। भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, हाँ, कि आप जो है इस चीज़ से अनअफेक्टेड रह जाएं। ये मोतीलाल नेहरू कह रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट उस समय के। उसके बाद गांधी कह रहे हैं ये एक लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है और हमें इसे बिल्कुल पकड़ना चाहिए, हमें इसे लेना चाहिए। 1920 में गांधी जो अगस्त का सेशन होता है जिसमें ये नॉन कॉपरेशन को अनाउंस करते हैं, उस नॉन कॉपरेशन कह देते हैं कि भाई उसमें ये भी कॉजेस थे, स्वराज का कॉज था ये सब, बट वास्तव में जो उसका, हाँ, राउलेट एक्ट का विरोध था या जलियांवाला बाग के मैसेकर के बारे में बात हुई थी, ये सब उसमें बाद में ऐड किया था। जो पहला रेजोल्यूशन था उसमें केवल और केवल खिलाफत कॉज थी। और उसके बाद भी कांग्रेस में देखो गांधी का विरोध लगातार अंदर पूरी तरह से था कांग्रेस में, लेकिन ये थोड़ा समझ के परे हो जाता है कि कैसे कोई उनका प्रखर विरोध या मुखरता से उनके विरोध कुछ कह नहीं पा रहा है। अब कह लीजिए ये गांधी की भारतीय पॉलिटिक्स में पैराशूट लैंडिंग हो उसके चलते है, या फिर उनका जो ये लॉइन क्लोथ ट्रिकरी है वैक्यूम बन गया था ना 1915 के या 1916 के लखनऊ एक्ट के बाद, जो गांधी ने फिल किया। और दूसरा, गांधी ने जो तरह की जो छवि अपनाई थी एक महात्मा की, एक हिंदू महात्मा की, तो उससे लोगों को सही में लगा कि ये महात्मा लोगों को है। ट्रिक करने में काफी हद तक लेकिन विरोध, गांधी का विरोध कौन कौन कर रहा था उस समय? अब गांधी के विरोध में आपको बहुत गिने चुने नाम ही मिलेंगे। देखो अंदर अंदर विरोध बहुत था, लेकिन जो प्रखर होकर बाहर सामने कह पा रहे थे उनमें कुछ ही लोग थे। एनी बेसेंट हुई, वो निरंतर कह रही हैं, निरंतर लिख रही हैं, यंग इंडिया में लिख रही हैं या फिर अपने और जगह लिख रही हैं, लगातार ग्राउंड पे जाके हेल्प कर रही हैं हिंदुओं की जो इस आंदोलन में त्रस्त हो रहे हैं, वो कह रही हैं, या CR दास कह रहे हैं। और आपका ये इवन जिन्ना तक कहता है कि ये कोई कॉज, मतलब भारत के मतलब की तो कोई कॉज है ही नहीं है, इसको आप क्यों उठा रहे हो। वो पूरी तरह से इसका विरोध करता है। और ये आपके सलीम, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, चलिए छोड़ते हैं उसे। तो ये लोग निरंतर, कुछ ही नेता हैं जो विरोध कर रहे हैं। और एक बात और, एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे बताता हूँ कि उसी समय, उससे कुछ समय पहले प्रिंस ऑफ वेल्स की यहाँ भारत में विजिट होने वाली थी। उस विजिट के दौरान अंग्रेज जो है मदन मोहन मालवीय को एक ऑफर देते हैं कि अगर आप प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट पर उनका बॉयकॉट ना करो तो हम जो है आपकी बहुत सारी मांगे कंसीड करने के लिए राजी हैं। जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसे हम डिसाइड करेंगे, तो उसमें आपको स्पेस मिलेगा, आपकी मांगे सभी सुनी जाएंगी और कंसिडर की जाएंगी। और वो कहते हैं हम सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे। अब होता ये है कि यहाँ पर गांधी फिर एंटर करते हैं, क्योंकि गांधी वो सर्वे सर्वा ऑफ द कांग्रेस एट दैट टाइम, वो सब डिसाइड कर रहे थे। जब क्या बोलते हैं मदन मोहन मालवीय सब जीवित थे, जी, उस समय भी मतलब इन्होंने लीडरशिप को एक तरीके से हाईजैक किया या सर्व किया, कुछ भी कह लीजिए, वो ये कर रहे हैं। और गांधी का जो ये रेजोल्यूशन पे तब वोटिंग भी हुई थी, कहने को उसमें वोटिंग में भारी अंतर था, बट देयर वाज बिल्कुल सफिशिएंट उसका विरोध भी था। जैसे 1886 वोट पड़े थे गांधी के रेजोल्यूशन के पक्ष में और 884 वोट्स पड़े थे विरोध में। तो 884 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर कि आप उसको नेग्लेक्ट ही कर दे रहे हो या उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। वापस आते हैं उस बात पे कि अंग्रेज़ों ने एक ऑफर दिया कि आप जो है फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म डिसाइड कर सकते हो और सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ देंगे। बड़े बड़े पॉलिटिकल प्रिजनर जेल के अंदर हैं। गांधी आते हैं, कहते हैं कि भाई इसमें अली बंधुओं का नाम जोड़ो, इनको छोड़ो, नहीं तो किसी को मत छोड़ो। अच्छा, मतलब हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर आप अली ब्रदर्स को नहीं छोड़ते, मतलब एक भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गांधी इतने बड़े मूवमेंट को जो अली ब्रदर्स के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। गांधी ये भी कहते हैं कि भाई अली ब्रदर्स से तो इट वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। उनको देखते ही गांधी को लगा कि मतलब ये तो भाई बड़े नेक दिल मुसलमान हैं और इनको जीता जा सकता है, बड़े ही साफ चित्त हैं और खुश रहते हैं, बातचीत करते हैं, ये तो मेरे लिए सबसे एक बड़ा मौका है कि मैं इनके थ्रू, क्योंकि इनकी कमांड है मुस्लिम्स के बीच में, तो इनके थ्रू मैं मुस्लिमों को जीत सकता हूँ। मोहम्मद अली का ही स्टेटमेंट था ना, जब मोहम्मद अली ने कहा था कि जो सबसे गया गुजरा मुसलमान भी है वो भी गांधी से श्रेष्ठ है। यही तो विरोधाभास है। मतलब गांधी के बारे में आप ऐसी बहुत सी चीज़ें ढूंढ सकते हो, मतलब ही लिव्स इन सम सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन कि अगर मैं सोच रहा हूँ तो ऐसा ही सही है। अब उनका गीता का इंटरप्रिटेशन आप देख लीजिए कि भाई अहिंसा, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे आप दूसरा आगे कर दो, फिर
मतलब जो रिलीजियसली गांधी ने जो अहिंसा को हाँ, ये जो गांधी का जो रिलीजन वाला पार्ट है, गांधी का जो हिंदुइज्म है, वो सिर्फ गांधी का ही हिंदुइज्म है, वो हिंदुइज्म नहीं है। वो अपना व्यू कहते हैं कि अगर मैं, वो उसे ट्विस्ट कर लेते हैं चीज़ों को, वो गीता को यूज़ करते हैं जो कि वास्तव में एक युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर दिया गया एक उपदेश है, उसे यूज़ करते हैं नॉन वायलेंस प्रमोट करने के लिए। अपना जो इनका सत्याग्रह या इसका सिद्धांत है नॉन वायलेंस का, उसको प्रमोट करने के लिए गांधी गीता को यूज़ कर रहे हैं। तो वो एक अपनी अलग इमेजिनेशन में रहते थे, वो कुछ भी इमेजिन कर लेते थे और उनको लगता था कि अगर मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ तो यही वास्तव में ऑन द ग्राउंड यही रियलिटी है और ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो वही अली ब्रदर्स जिनको गांधी अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड मान के साथ में लेके चल रहे हैं, वही मोहम्मद अली कह रहा है कुछ दिन बाद कि भाई कोई गया गुजरा मुसलमान भी जो वो है कोट, शायद मतलब वो यही कहते हैं कि कोई हाँ सबसे गया गुजरा मेरे लिए गांधी से श्रेष्ठ है। तो ये तो गांधी के विषय में अजब ही विरोधाभास है। अब गांधी छोड़िए, आप उनके पहले की लीडरशिप भी अगर देखें, तिलक हुए या लाला लाजपत राय हुए, जब गांधी का राइज हो रहा है उस समय ये वीकन हो रहे हैं। गांधी मतलब अब हैं, पूरे लीडर हैं, वो हर चीज़ डिसाइड कर रहे हैं। तो उस समय तिलक भी चुपचाप कहते हैं कि भाई गांधीज लीड मस्ट बी सपोर्टेड बाय ऑल। लाला लाजपत राय कह रहे हैं इट विल बी एक्सट्रीमली फुलिश एंड शॉर्ट साइटेड टू थ्रो दिस चांस। मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी जीतने का खिलाफत के समय की बात हो ये खिलाफत के समय ही जब ये मूवमेंट सॉर्ट ऑफ प्रूव कर रहा है। हाँ, तो बिल्कुल उसके कुछ वर्ष पहले की बात है, मतलब जब ये ब्रू अप हो रहा है कि 18 में 19 में लगातार गांधी के आप अगर कलेक्टेड वर्क्स को पढ़ें तो उसमें लगातार आपको ये मिलता है, वो इसके बारे में लिख रहे हैं। तो उसी समय बाकी लोग भी उनके लेखों पर अपनी टिप्पणियाँ कर रहे हैं या उसके रिस्पॉन्स में चीज़ें कह रहे हैं। तो उसी समय तिलक भी और लाला लाजपत राय भी कहते हैं कि मतलब वैसे ये लोग कॉशन भी कर रहे हैं कि यू मस्ट बी कॉशन्ड कि ये जो है, ये जो कॉज है, लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि ये हमारी नेशनल ड्यूटी से कंसिस्टेंट नहीं है, बट क्योंकि गांधी ने कह दिया है अब आप कर कुछ नहीं सकते हो, गांधी ने कह दिया है तो आपको मानना पड़ेगा और उनके साथ लगना पड़ेगा इस कॉज में। तो उस समय CR दास हैं, वो एक हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये आप जो है, जो ये मिस करते हैं ना हम अपॉर्चुनिटी प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट के टाइम पे, CR दास कहते हैं कि ये लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी हमने मिस की है गांधी के चलते। इससे जो है हमारी इंडिपेंडेंस का मूवमेंट काफ़ी हाँ फास्ट ट्रैक हो सकता था, जो कि इस चीज़ से बैक ट्रैक हो गया, बहुत पीछे चले गए हम इसके चलते। वहीं एनी बेसेंट जो हैं वो ये कर पा रही हैं साहस। एनी बेसेंट ने मोपला के ऊपर भी कुछ लिखा था शायद। एनी बेसेंट तो की मोपला पे जाते हैं, मोपला में हुआ क्या था? ये खिलाफत के समय ही हो रहा था और मोपला आंदोलन में जो नरसंहार हुआ, सॉरी मोपला नरसंहार जो हुआ वो कैसे इससे संबंधित था खिलाफत से? ठीक है, मोपला नरसंहार बस एक छोटा सा एक हिस्सा था इस एक बड़े खिलाफत मूवमेंट का, पर वो छोटा सा हिस्सा शायद सबसे विभत्स, सबसे घृणा वाला, सबसे शर्म का विषय था। मोपला जो थे ये थे केरल के मालाबार क्षेत्र के रहने वाले मुसलमान, उनको मोपला कहा जाता था। मोपला का वास्तव में जो अर्थ है वो दामाद होता है। अब ये दामाद क्यों कहा जाता है उनको, वो ऐसा था कि जब ये अरब मर्चेंट्स यहाँ पे आते थे तो वो यहाँ पे अपने ऐशो आराम के लिए, अपने मज़े के लिए यहाँ पे लोकल लड़कियों से शादी करते थे, उनको पैसे देते थे, उनसे शादी करते थे। तो ये यहाँ के इस तरह से दामाद शुरू है और मोपला का जो वास्तविक अर्थ है मलयालम में वो दामाद से है। तो ये यहाँ के दामाद के तौर पर कंसिडर किए जाते थे, यहाँ अय्याशी करते थे उन लड़कियों के साथ, और उन्हीं से ये जो आगे एक लीनिएज कह सकते हो आप ये स्टार्ट होती है, या उन्हीं के जो बच्चे होते हैं वो मोपला या मापिला ये कहलाते हैं केरल में। तो वहाँ होता क्या है कि 1921 के समय ये हुआ है मोपला नरसंहार। उस समय तक पूरे संपूर्ण देश में खिलाफत का ये जो विषय है वो डाई डाउन कर रहा है, क्योंकि अतातुर्क जो है अबॉलिश करने की ओर बढ़ रहा है लगातार। लेकिन 1921 में यहाँ पे एक भ्रांति फैल जाती है कि भाई खलीफत जो है एस्टेब्लिश हो गई है, ऑटोमन्स जो है जीत गए हैं ब्रिटेन के विरुद्ध। 1921 में हाँ, कुछ नहीं पता है क्या युद्ध है, क्या हो रहा है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, पर यहाँ एक भ्रांति फैल गई है मोपला में कि ऑटोमन्स जीत गए हैं और जो है वहाँ कैलिफ मतलब ऑटोमन्स के जीतने से इस्लाम की शक्ति वापस स्थापित हुई है। तो यहाँ पे ये एक मौलाना हाजी है कोई मोहम्मद हाजी, उसको ये अपना कैलिफ घोषित कर देते हैं और उसके बाद ये शुरू करते हैं हिंदुओं का नरसंहार। यहाँ पे ये एक के बाद एक हिंदुओं को काटते हैं, उनकी स्त्रियों से बलात्कार करते हैं। और यही सब जो आप कह रहे हैं कि एनी बेसेंट ने मोपला के विषय में लिखा है, एनी बेसेंट ने लिखा है। और एक ये रानी ऑफ नाम्बियार हैं, वो पत्र लिखती हैं लॉर्ड रीडिंग की पत्नी को, वो उसमें उन्होंने इन सभी विभत्स घटनाओं को एक्सप्लेन किया है कि कितनी घृणा के साथ या कितना विभत्स है, कितनी क्रूरता के साथ हिंदुओं के साथ या उनकी महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ है। उनके जीवित भ्रूणों को नोचकर सड़कों पर फेंक दिया गया है, निरंतर रेप हुए हैं, गाय का मांस काट कर जो है
हिंदुओं को खिलाया गया है उनको कन्वर्ट करने के लिए, गायों को मंदिर में टांग दिया गया है, तो मतलब ये तो बात करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे इस पर बात करें। इसका कुछ हिंदू रिएक्शन हुआ, हिंदू पक्ष से इसका कोई इस पे कुछ रिएक्शन आया? अब हिंदू पक्ष से छोटे छोटे रिएक्शन तो ज़रूर आपको देखने मिल जाएंगे कि कुछ लोकल क्षेत्र में वो भी रिटेलिएट कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए वो रिटेलिएट कर रहे हैं। पर अगर आप एक बड़े स्तर पे देखें, पॉलिटिक्स के स्टेज, पॉलिटिकल अरीना में देखें, वहाँ शायद हम नहीं सीख रहे हैं कुछ भी, वहाँ कोई चेंज नहीं आता है पॉलिसी में। उसके बाद भी इसी तरह की बातें हो रही हैं, लगातार हिंदू मुस्लिम एकता की बातें हो रही हैं और सबको साथ लेके चलने की बातें हो रही हैं। सब मतलब ये देख चुके हैं अपनी आंखों से। इवन गांधी का कॉन्शियस जो है, ये खिलाफत के एक्सटेंशन में ही 1924 में कोहट राइट्स होते हैं, तो ये राइट्स हो रहे हैं, उसमें भी ऐसे हिंदुओं को बहुत बुरी तरह से काटा गया है। तो वहाँ पे ये पत्तावी सीतारमैया जो बहुत बड़े गांधीयन माने जाते हैं और तरह तरह की बातें लिखते हैं, इवन वो व्यक्ति तक कह रहा है कि भाई इस कोहट जैसा जो इसमें नृशंसता हुई है वो मैच कर पानी या वैसा कुछ देखना बहुत ही असंभव है और बहुत ही भयावह है। उस कोहट राइट्स के बाद गांधी का भी कॉन्शियस कुछ प्रिक कर रहा है और उसके बाद गांधी कह रहे हैं कि हाँ भाई मैंने मतलब आई हैव थ्रोन देम अंडर द बस, मैंने इनको मरने के लिए बोल दिया, जो कॉज इनका नहीं है उसके लिए भी ये लोग मर रहे हैं। लेकिन मतलब मुझे इसका दुख है कि मैंने ऐसा कहा, पर मैं अब भी यही कहूँगा कि हिंदू मुसलमानों को अगर उन्हें जीतना है, उन्हें अपने साथ लेकर चलना है, तो उन्हें अब भी मरते रहना चाहिए। ये नोटेड गांधी जी के कलेक्टेड वर्क्स में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। अब वहीं दूसरा विरोध अगर आप देखें तो एक विरोध दिखता है स्वामी श्रद्धानंद से, जो कि एक बड़े हिंदूवादी संत थे। उन्होंने गांधी से कहा, मतलब वो लगातार खिलाफत में वो भी जुड़े, वो भी गांधी की ट्रिकरी में आ गए थे और वो इससे जुड़ते हैं और वो उसमें जामा मस्जिद में मुस्लिम नेताओं के साथ जो है स्वामी श्रद्धानंद के पिक्चर्स हैं या फिर उस समय के शंकराचार्यों के पिक्चर्स हैं मुसलमानों के साथ। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा है, या गांधी इतने बड़े हो गए थे कि वो सबको ट्रिक कर पा रहे हैं। तो उस समय भी ये स्वामी श्रद्धानंद जो है कहते हैं कि भाई गांधी जी ये सही नहीं हो रहा है या कुछ भी और हमें अलग होना चाहिए। तो ये अपना शुद्धि मूवमेंट शुरू कर देते हैं। शुद्धि वॉज कि जो कन्वर्जन हुए हैं उनको वापस से रिकन्वर्ट करके, घर वापसी जिसे आज की भाषा में कहते हैं, कि उनको रिकन्वर्ट करके हम वापस अपने हिंदू फोल्ड में वापस इनको लेते हैं। तो उसका विरोध जो है लगातार मुखरता से होता है। वो नेशनलिस्ट कांग्रेसी भी कर रहे हैं, वो मुसलमान तो कर ही रहे हैं। मुसलमान तो मतलब आउट एंड आउट कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा कैसे हक है, तुम कैसे कन्वर्ट कर लोगे। तो उस समय इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हुए तो आते हैं बयान, जैसे राजेंद्र प्रसाद उस समय कहते हैं कि भाई आप खुद प्रोसेलिटाइजेशन में इतने लिप्त हो, पूरी तरह से लगे हुए, हाउ कैन यू से कि भाई हिंदू ना करें रिकन्वर्ट या वापस ना लें। जो वो कहते हैं, एक बार ये स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं कि ये भी बड़े विस्मय की बात है कि जब भी अनटचेबल्स की बात आती है तो ये होता है कि भाई हिंदुओं ने इन पर अत्याचार किया और ये सब हिंदुओं की जिम्मेदारी है, अनटचेबल्स इनके साथ सब अत्याचार। लेकिन जैसे ही अनटचेबल्स को कन्वर्ट करने की बारी आती है, मुसलमान झट से लपक लेते हैं उनको कि भाई हाँ तुम मुसलमान बन जाओ तुरंत से। तो वो कहते हैं भाई दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, हम अगर रिकन्वर्ट्स वापस ले रहे हैं तो आपको क्या उससे समस्या है। लेकिन इसी चीज़ के चलते जैसे स्वामी श्रद्धानंद के अलॉन्ग एक मूवमेंट खड़ा होता है और बहुत सारे हिंदू लाइक बड़ी संख्या में वापस जाने लगते हैं। तो इससे इस्लाम के ये जो मौलाना हैं, ये सभी पढ़े लिखे मौलाना तो हैं ही, और कांग्रेस के नेता भी, नेशनलिस्ट भी, ये सब घबरा जाते हैं कि भाई ये तो सालों का प्रोसेस ही आदमी रिवर्स करे दे रहा है थोड़े से उससे, और अगर ये इसने आग पकड़ ली इस मूवमेंट ने तो हमारा तो किया कराए पे सब पे पानी फिर जाएगा। तो ऐसा होता है कि स्वामी श्रद्धानंद थोड़े बीमार हैं और वो अपने कक्ष में आराम कर रहे हैं, उनके साथ उनके एक अटेंडेंट है। तो एक मुस्लिम युवक जाता है, वो युवक जाता है और जाके कहता है कि मुझे उनसे मिलना है, उनसे विजिट करनी है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, भक्त हूँ और ये वो अंदर जाता है। तो वहाँ जो अटेंडेंट है वो उससे कहता है कि आप ज़रा पानी ले आइए। अटेंडेंट जाते हैं पानी लेने और वो जो है अपनी गन निकाल के सीधे स्वामी श्रद्धानंद में, मतलब कई गोलियां लगातार उनमें उतार देता है और स्वामी श्रद्धानंद की वहीं मृत्यु हो जाती है। और बात मज़े की बात या फिर विस्मय की बात ये है कि इसके बाद में इसके ये जो जिसने इनको हत्या की है स्वामी श्रद्धानंद की, उसको महिमा मंडित करने के लिए या उसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरे भारत के मुसलमान जो है उसके नाम पे खुतबे बढ़ रहे हैं, उसके नाम पे नमाज कई बार पढ़ी जा रही है। ये पूरे भारत के गांधी का भी ये स्टेटमेंट है, उसको लेके मैं उस पर आता हूँ। गांधी कहते हैं कि भाई मैं तो पहले ही कहता था कि आप इनको प्रवोक मत करो, ये जो चीज़ें आप गलत कर रहे हो वो तो अपने मजहब के लिए कर रहा है, पर आप क्या कर रहे हो, ये आपने प्रवोक किया है। वो अपने मजहब के लिए लड़ा है और उसका जो ये एक्शन है मैं उसको कंडेम नहीं करूँगा, वो ठीक है।
और इसमें उसने कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है इन द सेंस कि ये इस्लाम के अनुसार सही है और मैं उसको कंडेम नहीं करता हूँ। मैंने तो पहले ही वार्न किया था कि ये मत करो। की हत्या की उसको गांधी ने कंडेम हाँ। नहीं किया और ब्लेम जिसकी हत्या हो गई उसी पे विक्टिम को ब्लेम किया। और इसका जब केस भी लड़ा जाता है, इसका केस लड़ा जाता है और इस व्यक्ति का केस लड़ने आता है कांग्रेस के नेता असफ अली। तो ये बड़ा ही मतलब ये समझना कोई कठिन नहीं है कि इनके लिए या मुसलमानों के लिए, वो चाहे कांग्रेस का नेशनलिस्ट मुसलमान हो या कोई और मुसलमान या मुस्लिम लीग का कट्टरपंथी नेता, प्रायोरिटी हमेशा इस्लाम ही है एंड देयर प्रायोरिटीज आर प्रीटी मच सेट कि हमें उस ओर ही बढ़ना है। अभी एक बड़ा ही विस्मय का विषय यहाँ पे ये बनता है कि भाई गांधी क्या कर रहे थे, मतलब उनका नेशनलिज्म अलग जा रहा है। गांधी 1921 में मुसलमानों को जीतने के लिए कह रहे हैं, जब ये आमिर से, अफगान के आमिर से जो है भारत में इन्वेड करवाने की बात हो रही है, तो इवन गांधी सेज एंड आई कोट, आई वुड इन अ सेंस सर्टेनली असिस्ट द आमिर ऑफ अफगानिस्तान इफ ही वेज्ड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो भाई गांधी कह रहे हैं कि आ जाओ, इन्वेड कर दो और मैं साथ दूंगा तुम्हारा। तो ये समझना, क्योंकि ब्रिटेन के खिलाफ है। हाँ, क्योंकि ब्रिटेन के खिलाफ है दिखा रहे हैं, बट आपके देश में फिर से इस्लामिक आक्रांता का आक्रमण हो जा रहा है, दैट डज नॉट काउंट। मतलब वो शायद कंसिडरेशन में ही नहीं है गांधी के लिए। करेक्ट। तो इसमें बात यह है कि गांधी के लिए जो नेशनलिस्ट कॉज था, चाहे वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ आए या जैसे भी आए, वो नेशनलिस्ट कॉज इंपॉर्टेंट है। तो उस और नेशनलिस्ट कॉज मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ ही आएगा गांधी के लिए। जबकि जो क्या बोलते हैं मुसलमान पक्ष है, उसमें जो रिलीजन है वो सुप्रीम है, तो वो अपने आप को एक रिलीजियस नेशनल आइडेंटिटी से ऊपर देखता है, क्योंकि उसकी लॉयल्टी जो है वो अगर वो टर्की में है या फिर अफगानिस्तान में है तो मतलब उसका जो एक रिलीजन है वो सबसे ऊपर है। जबकि जो कांग्रेस पक्ष में जितने भी लोग हैं, अब चाहे वो मुस्लिम कांग्रेस में हो या फिर मुस्लिम लीग में हो, उसके लिए रिलीजन ही सुप्रीम है। जबकि हिंदुओं के साथ इसका उल्टा है, जो आज भी सुनने में आता है, जो चाहे वो राष्ट्रवादी या संघ का जो हिंदू होता है वो कहता है राष्ट्रीयता है ना, वो नेशनलिज्म की बात करता है कि उसका धर्म ही नेशनलिज्म है, तो धर्म को नेशनलिज्म या नेशन की आइडेंटिटी से नीचे रखता है। और खैर इसका दुर्भाग्य ये मतलब है हिंदुओं का कि आज भी हम उसी कंडीशन में सफ़र कर रहे हैं और एक तरह से दोबारा खिलाफत हमें देखने को मिल ही गया था 2 साल 3 साल पहले 2020 से जो आंदोलन, क्योंकि सीए और खिलाफत के बीच कई पैरेलल्स हैं। जैसे खिलाफत का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, जहाँ पे खिलाफत एबॉलिश हुआ वहाँ के मुसलमान भी खुश थे, उनको भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। तो मतलब दुनिया के किसी मुसलमान को खिलाफत के हटने से तो आपत्ति नहीं हो रही थी, एक्सेप्ट इंडियन मुस्लिम्स। सीए में जो क्या बोलते हैं जो लॉज बनाए गए थे, वो नॉन मुस्लिम्स को जो वहाँ से इस्लामिक स्टेट से आए थे, हाँ, उनको सिटीजनशिप देने का था। तो इसमें भारत के मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं था, यहाँ तक कि किसी मुसलमान का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी हमने एक प्रोटेस्ट देखा और हमने एक हिंदू विरोधी दंगे भी देखे, जैसे हमें वहाँ पे मोपला में देखने को मिला था या फिर कोहट में देखने को मिला था। तो क्या हमने कुछ सीखा है इससे, या फिर हम उसी कंडीशन में वापस आ चुके हैं? आदर्श, अगर आप इतने वर्षों के बाद भी देख लेते हो कि पुनः एक खिलाफत जैसा मूवमेंट पूर्णतः पैरेलल्स हैं, मतलब एक एक पॉइंट मिलता है। खिलाफत का कोई लेना देना नहीं भारत से, सीए का कोई लेना देना नहीं भारत के मुसलमानों से, दुनिया के मुसलमानों से, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, सिर्फ हिंदुओं को या इन सब पक्षों को उससे मिल जाती सिटीजनशिप, फास्ट ट्रैक हो जाती और कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए पूरे देश ने महीनों भर दंगे देखे, लगातार कई स्पेसेस बंद रहे और उसमें ऐसे नेता हैं मुसलमानों के या यूथ स्टूडेंट लीडर्स जैसे शर्जिल इमाम हो, याद हो आपको अगर उसका स्टेटमेंट याद हो, जहां वो कहता है कि चिकन नेक को कट कर देना चाहिए भारत से। तो आज भी वो चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो हम कहाँ ही कुछ सीख रहे हैं। और कहने को एक हिंदुत्ववादी सरकार जो है आज पावर में है, लेकिन अभी भी हम देखें तो अभी हाल ही में हुआ ये नुपुर शर्मा वाला जो एपिसोड है, ये बहुत ही क्लियर कर देता है कि जैसे ही आप एक ग्रुप को अपने मॉरल्स पे, अपने फंडामेंटल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करके आप आगे करने लग जाते हो, तो फिर आपको झूठ का भी और उनके हर गलत का भी सहारा देना होता है। नुपुर शर्मा ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ कोट की चीज़ें, मतलब इट वॉज सिंपली अ कोट, और एग्जैक्टली वही कहा, और उसके लिए द पार्टी हैज़ थ्रोन हर अंडर द बस। और अब उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई हैं चीज़ें, एंड शी इज़ लाइक अ डेड पर्सन वॉकिंग। अब आज हो कल हो परसों, वी डोंट नो, वी जस्ट प्रे दैट शी स्टेज सेफ, पर चीज़ें कुछ वैसे ही चल रही हैं।
तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि हमने कुछ आज सीखा है उस मूवमेंट से, पर हाँ ये ज़रूर है कि हमें सीखना बहुत कुछ चाहिए। जैसे उस समय हमने गांधी को अपना नेता मान लिया, सब ने गांधी को नेता अपना मान लिया और आंखें बंद कर ली। आज भी स्थिति कुछ अलग है नहीं, आज भी चीज़ें कुछ वैसे ही हैं। तब गांधी जो कहते थे चर्चा उस पर होती थी, इस पर नहीं होती थी कि गांधी ने जो कहा है वो सही है या नहीं है। गांधी जी ने जो कहा उसके बाद उस पर चर्चा हुई और उसी को लेकर आप आगे बढ़े। आज भी लगभग स्थिति वैसी है। अगर कह दिया गया है कि भाई ये सत्य है, यही सत्य है और ये पॉलिसी हम लेके चलेंगे, चाहे वो हमारे फंडामेंटल से कितना भी अलग हो, नहीं कोई बोलेगा। तो लगभग चीज़ें वैसी हैं। एक नेता को बना लेना अपना सर्वे सर्वा और आंखें बंद कर लेना, आंखें मूंद लेना, बिल्कुल पूर्णतः गलत है। दूसरी बात, एक सीख हम ये भी ले सकते हैं कि इस्लाम से जब भी आप डील कर रहे हैं, डोंट गो बाय इंडिविजुअल्स। उस समय गांधी अली ब्रदर्स से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, वो समझ ले रहे कि हाँ भाई ही इज़ लाइक, ये दोनों जो हैं बहुत ही एपिटमी हैं एक अच्छे होने का, सच्चे नेक दिल मुसलमान होने का। आज भी आप 4 नेक दिल मुसलमान ला के सामने रख लो, व्हाट इज़ देयर रेलेवेंस? मतलब अगर उनको मान के हाँ भाई अच्छे मुसलमान भी तो हैं, तो दैट कैन नॉट बी द आर्ग्यूमेंट। तो जब भी इस्लाम की बात होगी तो इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद के समय भी वही था, उसके कुछ वर्ष बाद मुग़लों के समय भी वही था। वो तुर्क जो उस विरोध में लड़ रहे हैं, वही तुर्क आर्मेनिया में जीनोसाइड कर रहे हैं। इस्लाम तब भी वही था, वो काफिर वाली एक चीज़ मन में मान के चल दिए काटने लोगों को। इस्लाम तब भी वही था, इस्लाम भारत में भी वही है। जैसे ही कोई मौका मिलता है, बंगाल हो, केरल हो या कोई भी ऐसी जगह हो, गुजरात के दंगे रहे हो, कुछ भी हो, इस्लाम तुरंत से अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। गलती हम करते हैं कि हम उसको कुछ और समझने में लग जाते हैं। तो एक ये सीख भी बड़ी महत्वपूर्ण है जो हम इससे ले सकते हैं, इस मूवमेंट से ले सकते हैं, या खिलाफत को सही तरह से पढ़ें तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हमें सीखना चाहिए, तो हम अवॉइड कर सकेंगे कई कन्फ्लिक्ट। तो धन्यवाद प्रतीक, आज हमें खिलाफत पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ और कहीं ना कहीं हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जो गलतियाँ 1920 में हुई थी, जो पार्टीशन का बीजारोपण इस मूवमेंट के टाइम हुआ था, कुछ वैसा ही पुनः हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, जो ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मिराज है जो गांधीवाद ने दिया है, और जैसे आज भी हमारे राजनेता जिसके पीछे लगे हुए हैं, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन के या फिर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को बना के जो उनको अपीज़ किया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है या जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, इट इज़ नॉट वर्थ चेजिंग। वो मिराज के पीछे आप भागने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। उससे जो नुकसान था वो हमें दिख गया है एक बार। और जिस तरह की हम डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कई वर्ग हैं, तो उस सोसाइटी में, उस समाज में उसी वर्ग की बात मांगी जाएगी जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। और आज हम देख पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा वर्ग है जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता है किसी भी परिस्थिति में। बिल्कुल। हाँ, तो आदर्श, ये जो आपने अभी सभी बिंदु रखे, मैं इन सबसे पूर्णतः सहमत हूँ। और वास्तव में मतलब यू कैन नॉट एस्टैब्लिश पीस एट द कॉस्ट ऑफ ट्रूथ। मतलब ब्रशिंग द डर्ट अंडर द रग वोंट हेल्प। तो अल्टीमेटली हमें हेड ऑन चीज़ों को लेना होगा, समझना होगा कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है इसको लेकर। और मैं आशा करता हूँ कि आज हमने खिलाफत, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ वाली ये जो भ्रांति है और इससे जुड़ी अन्य कई भ्रांतियों, और ये जो गांधीयन मिथ है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी से आप चीज़ें आगे ठीक कर लोगे या वो आप एस्टैब्लिश कर पाओगे, आप कितना भी कंसीड कर लो नहीं कर पाओगे। अल्टीमेट कंक्लूजन यहीं आता है। तो शायद हम आगे देखें कि इससे हम कुछ सीख सकेंगे। और मुझे इस चर्चा का भाग बनकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय श्री राम। तो मैं आशा करता हूँ दृष्टिकोण का ये अंक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले अंक में।